हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइज। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 7 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं और उससे कनेक्टेड टोटल 17 पीवाईक्यूज में डिस्कस करूंगा। आपको आर्टिकल समझाऊंगा, उसमें जो स्टैटिक पोर्शन यूज हुआ होगा वो समझा के मैं पीवाईक्यू का डिस्कशन करूंगा आपके साथ। पहला आर्टिकल बात करता है कोविन पोर्टल के ऊपर, वही पोर्टल जहां पे कोविड वैक्सीन लगा के आपको सर्टिफिकेट मिलता था। करेंटली कोविन पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पा रहे हैं। इसका रेलेवेंस जीएस पेपर 1, 2 दोनों में है। साथ ही साथ इससे कनेक्टेड जीएस 3 में 2020 सवाल क्वेश्चन आया हुआ था। द एमरजेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसे ये ई गवर्नेंस का हिस्सा है कोविन पोर्टल। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा डिजिटल पब्लिक गुड क्या होता है, डिजिटल इंफ्रा क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कोविन पोर्टल वर्क कैसे किया, डिजी लॉकर क्या होता है, फिर मैं आपको वैक्सीन के टाइप्स एक बार अच्छे से समझा दूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलने जा रही है और इसके चलने से जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इंडिया का, उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम करती है, फिर किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइजर का यूज़ होता है, हाइड्रोजन को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे 5 से 6 पीवाईक्यूज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर यहाँ पर भी आपको 4 से 5 पहले ही आर्टिकल में आपको 4 से 5 पीवाईक्यू नोटिस आप करने को मिलेंगे कि इस आर्टिकल से उठे हुए हैं। थर्ड आर्टिकल बात करता है मलप्पुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में, वहाँ पे जो होम बर्थ रेट है उसमें डिक्लाइन हुआ है। अब इसको मैं समझाऊंगा होता क्या है होम बर्थ रेट, कैसे ये मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, जो वुमेन महिला कभी बच्चे का जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाए, उसे मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। तो कैसे होम बर्थ रेट में डिक्लाइन होने से मैटरनल मोर्टेलिटी पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। यहीं पे आपको मैं बताऊंगा फर्टिलिटी रेट के बारे में, रिप्लेसमेंट रेट के बारे में, एक बार रिकॉल रिवीजन करवा दूंगा। फोर्थ आर्टिकल बात करता है जो एमजी नरेगा स्कीम में बजट एलोकेशन कम हुआ है उससे किस तरीके से रूरल वुमेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जीएस पेपर 2, 3 दोनों के लिए रेलेवेंस है। 2 में आप देखोगे जो पॉलिसी सेक्शन है वहाँ पे, साथ ही साथ 3 में देखोगे इंक्लूसिव ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा कि बजट कम होने से कैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि डीपीएसपी आर्टिकल 39 का हिस्सा है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कैसे आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है। फिफ्थ आर्टिकल बात करता है कच्चा थीवू आइलैंड के ऊपर। अगेन ये आर्टिकल कई बार डिस्कस हुआ है, मैं एक बार दोबारा से आपको इसका पूरा टॉपिक समझा दूंगा कि रीजनल डिमांड क्या है, तमिलनाडु क्या कह रहा है, श्रीलंका क्या कह रहा है, उससे कनेक्टेड। ये जीएस पेपर 2 जो आपका नेबरहुड रिलेशन होता है वहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसी से कनेक्टेड जो पीवाईक्यू जीएस 2 2013 में आया था, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। इस आर्टिकल को समझने के बाद आप समझ पाओगे इस पॉइंट्स को कैसे यूज करना है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। लास्ट आर्टिकल बात करता है स्पीशीज इन न्यूज़ पे रॉडेंट के ऊपर। अब रॉडेंट आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको मैं इनके फूड हैबिटेट का जो इवोल्यूशन हुआ है वो समझाऊंगा। क्लॉज का कैसे यूज़ करते हैं, थंबनेल का कैसे यूज़ करते हैं। इसी से सप्लीमेंट्री जो पीवाईक्यूज उठे थे, आपने स्क्विरल्स के ऊपर क्वेश्चन देखा होगा, स्क्विरल्स कैसे खाना बनाती हैं। ओरांगुटान के ऊपर आपने नोटिस किया होगा कैसे वो लोग टूल का यूज़ करके ट्रीज को डिग करते हैं और वहाँ से फिर खाना को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं जनरली। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है कोविन पोर्टल के ऊपर। इसे हम लोग एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप नोटिस करोगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपने बिल्डिंग बताई, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी डेवलपमेंट जो आप देख सकते हो, छू सकते हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो कि आप देख छू नहीं सकते लेकिन उससे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो कोविन पोर्टल क्या है, इसे छू तो सकते नहीं हो लेकिन ये एक मोबाइल बेस्ड सर्विस है ना, जहाँ पे आप लोग कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें डाउन टाइम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये चलना बंद हो चुका है। ठीक है, एकदम कंप्लीटली बंद नहीं हुआ है बट सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है डेटा को ये। अगर इसका थोड़ा सा हम बैकवर्ड बात करें तो 2 बिलियन डोसेज अप्रोक्सीमेटली
अल्टीमेटली रिकॉर्ड हुए थे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब इसका आउटेज होने की वजह से क्या हो रहा है, वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं इश्यू हो पा रहे हैं उन लोगों के लिए जो वीज़ा प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड एक और है, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है, एक ऐसा लॉकर जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अब ये सारा डिजिटल फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि कोई लॉकर होगा, ताला होगा, वहाँ पे जा करके आप स्टोर करोगे। ये सब डिजिटल गवर्नमेंट मतलब डिजिटल लेवल पे सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अगर मैं कोविन पोर्टल की बात करूं तो इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली 5 मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है। इन वर्ड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेमन भाषा में आपको समझा देता हूं। पहली चीज़ क्या है कि आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई कोविड वैक्सीन कहाँ पे कितने को कैसे लगनी है, पहली चीज़ जिसे ऑगस्ट्रेशन कहते हैं। सेकेंड में देखा जाएगा कि भैया जितनों को लगनी है क्या हमारे पास उतनी वैक्सीन है या नहीं है, तो उसी को कोल्ड चेन कहते हैं। फिर उन सब लोगों को रजिस्टर किया जाएगा, फिर वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बेसिक एक मेथड होता है। अब जब इंडिया का ये जो कोविन पोर्टल की सक्सेस हुई तो इंडिया ने क्या किया, इसी कोविन पोर्टल को ग्लोबली सबको प्रोवाइड कर दिया। इंडिया ने कहा कि भैया हम लोग ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन करना चाहते हैं और जो भी कंट्री कोविन पोर्टल को यूज करना चाहती है हम इसके पूरे सोर्स कोड को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको ओपन सोर्स बना दे रहे हैं, कोई भी आए यूज करे, एट द एंड तो भला ही होगा उसका। तो इससे इंडिया ने वैक्सीन डिप्लोमेसी को काफी प्रमोट किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ की स्टैटिक टर्म्स के ऊपर। कोविन यूज हुआ, मैंने आपको कोविन ऑलरेडी समझा दिया। डिजिटल पब्लिक गुड के बारे में बताया, डिजी और लॉकर के बारे में बताया। फिर यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स हैं जिनका एक मेंशनिंग हुई है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोबरवैक्स और स्पुतनिक। अब मैं आपको कुछ की स्टैटिक टर्म को एक बार समझा देता हूं। जैसे पहला है कोविन। कोविन को मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका डेटा क्लाउड में स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर, ऐसा नहीं है कि हार्ड ड्राइव में इस डेटा को स्टोर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया गया है और जो 5 मॉड्यूल मैंने आपको समझाया वो उन्हीं मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया गया है बेसिकली। डिजिटल पब्लिक गुड क्या होता है, पब्लिक गुड क्या होता है, ठीक है, पब्लिक इंफ्रा क्या होता है। जैसे आप पब्लिक इंफ्रा में हॉस्पिटल आ गया, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, पार्क बनाती है, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल इंफ्रा हो गए। लेकिन डिजिटल पब्लिक गुड क्या है, मतलब ऐसा गुड जो कि डिजिटली अवेलेबल हो, जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसे डिजिटल पब्लिक गुड कहते हैं। तो काफी सारे गवर्नमेंट ने डिजिटल पब्लिक गुड बनाए थे, कोविन उसका एक हिस्सा है, डिजी लॉकर भी उसका एक हिस्सा है। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी मैं आपको शो करूंगा। तो गवर्नमेंट ने जो डिजिटल पब्लिक गुड बनाया है, ये एक ओपन सोर्स शेयरेबल टेक है जो कि ग्लोबली ऑफर किया गया था। गवर्नमेंट ने किया है, जहां जहां हम जा रहे हैं वहां हम कह रहे हैं भैया आप भी यूज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है यूज करने से। इससे क्या हो रहा है, इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रही है। डिजी लॉकर के बारे में ऑलरेडी बताया, ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर बनाया गया था, जिसमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए गए डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स का जो यूज़ किया गया था, नाम आया था कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोबरवैक्स, स्पुतनिक। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत डिटेल नहीं। कोविशील्ड क्या है, ये वायरल वेक्टर टेक के ऊपर बनाया गया था, जिसमें चिंपैंजी का जो एडिनो वायरस मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायरस जो होते हैं चिंपैंजी के वायरस में हल्का सा प्रोटीन डाल के, जो कोविड-19 था उसको डाल करके लोगों को लगाया गया, जिससे उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड हो सके। कोवैक्सीन में क्या था, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन कही गई। कोबरवैक्स में क्या हुआ, जो प्रोटीन था उसको उसी का यूज करके कोविड-19 का उसके वैक्सीन बना दी गई। स्पुतनिक 5 जो थी उसमें क्या किया गया था, इसको वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा गया, जिसमें 2 एडिनो वायरस का वेक्टर मतलब क्या होता है, मीडियम यूज करना। तो हमने 2 एडिनो वायरस का यूज किया था, जिसमें AD26, AD5। अगेन ये सब पे रट्टा नहीं मारना है, पढ़ना भी नहीं है, बस एक ध्यान रखो। एडिनो वायरस मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायरस, और इनका यूज किया। इसमें थोड़ा सा हमने प्रोटीन स्ट्रेन डाला कोविड-19 का, जिससे लोगों को जब लगाया जाए तो उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए। अगेन ये टॉपिक थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, लेकिन आपको आगे आने वाले समय में पता होना चाहिए वैक्सीन के रेफरेंस में। अभी करंट में क्या चल रहा है, करंट में चल रहा है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। कई बार मैंने आपको समझाया, नाइग्लेरिया फाउलेरी, ये एक अमीबा है जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे कनेक्टेड अगर कोई वैक्सीन बनेगी तो वैक्सीन में आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं जनरली। ठीक है, अब देखिए 2018 का क्वेश्चन, Which of the following aims of Digital India plan of the government of India is the aim of Digital India? Formation of India's own internet companies like China did. अब देखो कभी भी यूपीएससी में पता है बहुत ही जनरलाइज टर्म बोलते हैं, कभी कभी बहुत स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं जो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे सुनने में। कभी भी कोई भी टर्म अगर आपको ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में, देयर आर चांसेस कि वो गलत होगा। फिर क्या है, एस्टेब्लिश्ड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर विद इन आवर नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अब सोचो डिजिटल इंडिया का मेन कॉन्सेप्ट क्या था,
ये सोच के देखो ना, कनेक्ट मैनी ऑफ आवर विलेजेस टू इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मैनी ऑफ आवर स्कूल, पब्लिक स्पेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर। अब आपको काम क्या करना है, मैंने आपको अभी पूरा समझाया कि डिजिटल होता क्या है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई हैं। अब आप एक काम करिए, डिजिटल इंडिया यूपीएससी लिखिए और इंटरनेट पे जो आपको लिखे एक बार उस नोट्स को पढ़िए, क्योंकि बहुत जनरलाइज्ड है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा ये। तो उसको पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, ये भी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन। तो अभी मैंने आपको समझाया पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फूड ज़रूरी है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रा ज़रूरी है। तो करंट सिचुएशन में देखा जाए तो इसका जो यूज़ है वो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रा के लिए यूज़ हुआ है। देखिए वन वर्ड है, ये थोड़ा डिटेल बेसिस पे होता है। इसको आप अगर एक बार खुद से पढ़ेंगे, थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे, तो उससे आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। 22 का आर्टिकल देखिए, अब ये भी आपको खुद से करना है, आपको डालना है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। आरोग्य सेतु भी आपने सुना, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे सारे के सारे ही ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल इंडिया के अंडर में इंडिया ने बनाए थे, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आरोग्य सेतु भी आपने देखा, कोविन देखा, डिजी लॉकर, दीक्षा, ये सब क्या है, ये सारे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 22 में अगेन एक क्वेश्चन था, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन manufactured to prevent COVID-19, consider following. The Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. अब इन्होंने क्या किया, बहुत ही जनरलाइज टर्म दिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, सेरम ने तो बनाया कोविशील्ड, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे बनाया, mRNA नहीं, mRNA पे नहीं बताया मैंने, अभी आपको बताया कोविशील्ड जो बनाया वो है वायरल वेक्टर टेक पे बनाया गया, ना कि mRNA पे बनाया गया। फिर आपका देखिए 1 2 3 है, स्पुतनिक वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है, यूज्ड वायरल वेक्टर वैक्सीन, तो ये भी सही है। फिर आप अगर नोटिस करो कोवैक्सीन, इसमें क्या है, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड वायरस स्ट्रेन है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी प्रोवाइड है। क्वेश्चन में एज इट इज सवाल पूछा गया है अभी से 2-3 साल पहले। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कभी भी कोई वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है तो आपको पता क्या होना चाहिए उस वैक्सीन के बारे में। पहले तो देखो वैक्सीन फ़ायदा कैसे करेगी, दूसरा पर आप देखो कि वो वैक्सीन बनी कैसी है, हाउ इट हैज़ बीन मेड। ठीक है, चलो अब आते हैं CDS 122 में सवाल एक क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर वैक्सीन कैटेगरी टाइप। अगेन 22 में काफ़ी न्यूज़ में था, तो कभी भी यूपीएससी की जितने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर कभी कोई क्वेश्चन उठता है तो उसके बारे में बेसिक थीम ज़रूर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं रहता, लेकिन हाँ थीम कहीं ना कहीं काफ़ी बार सिमिलर देखे गए। जैसे कोवैक्सीन के बारे में वही सेम चीज़ पूछी गई, बट यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। कोविशील्ड mRNA वैक्सीन, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछ लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वन स्टेप फर्दर जाके बोल दिया सेरम इंस्टीट्यूट ने बनाया कोविशील्ड यूजिंग mRNA। आसानी से बोल सकते हो भैया ये नहीं है। और कोवैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन, यहाँ पे कोवैक्सीन क्या है, ये भी सही है। आप देख रहे हो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे जो सीडीएस में क्वेश्चन आया वही सेम चीज़ प्रीलिम्स में आई हुई है। स्पुतनिक वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, यहाँ पे देखो वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मोर देन बुक्स आपको प्रैक्टिस करनी होगी पीवाईक्यूज की, कैसे आप पीवाईक्यूज के पैटर्न को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर बात करता है, इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। इंडियन रेलवे ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन डेवलप की है, कहाँ, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, और ये जिंद से सोनीपत 89 किलोमीटर रूट पे चलेगी। ये चलती कैसे, ये ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस किया जाएगा, ध्यान रखिए ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, 1 मेगावाट का जो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा, इसमें बनाया जाएगा किसको, हाइड्रोजन को, और उसी हाइड्रोजन को फिर डाला जाएगा फ्यूल सेल के अंदर में, और फ्यूल सेल से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलेगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइजर होगा, इलेक्ट्रोलाइजर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइजर में बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइजर में पानी को स्प्लिट किया जाएगा, हाइड्रोजन को स्टोर कर लेगा, और फिर जो हाइड्रोजन स्टोर हो जाएगी, जैसे यहाँ लिखा 1 मेगावाट पॉलीमर, तो ये क्या है, यहाँ पे उसी इलेक्ट्रोलाइजर में पानी को तोड़ के पानी को स्प्लिट किया जाएगा। जैसे आप देखते हो H2O क्या है, पानी तो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो अलग की जाएगी, उस हाइड्रोजन को हम फ्यूल सेल में डालेंगे। अब फ्यूल सेल में जब डालेंगे तो वही हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी में, और उससे जो ट्रेन का मोटर है वो पावर हो जाएगा। अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, बाय प्रोडक्ट केवल वाटर होगा, इसी वजह से इसको ग्रीन कहते हैं। इसके पहले जब फॉसिल फ्यूल यूज़ करते थे उसमें क्या होता था, जनरली डीजल पेट्रोल ये सारी चीज़ डालो तो कार्बन का एमिशन बहुत होता था। क्यों, क्योंकि जो भी चीज़
चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक था कभी ना कभी। मरने के बाद वो चीज़ डिके होने के बाद बन गई ना कार्बन फ्यूल में, लेकिन पहले तो क्या था, वो ऑर्गेनिक था। इस वजह से कार्बन बहुत स्टोर्ड होती है उसमें, जिस वजह से बर्न करने पे काफ़ी ज़्यादा उसमें कार्बन का एमिशन होता है। इसी में आपको कोल गैसिफिकेशन भी पता होना चाहिए, जिसमें क्या होता है, कोल गैस, अगर कोल को बर्न किया जाए तो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो कोल गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है, एक पूरा बोलते हैं ना, एक बड़ा सा ड्रम होगा। अगेन मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊं, ये ड्रम ऐसा नहीं प्लास्टिक का ड्रम होता है, ये एक स्टोरेज होता है बेसिकली। इस स्टोरेज में कोल को गर्म किया जाएगा और गर्म करने के बाद इसकी गैस को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, और इसमें से जो गैसेस निकलेंगी उनका यूज़ हम करेंगे किसके लिए, पावर जनरेशन करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली कोल गैसिफिकेशन होता है। इससे क्या करेंगे, कार्बन को हम कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर करने के बाद कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन कैप्चर और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब, जब कभी कार्बन को स्टोर कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए, और कैप्चर करने के बाद कहीं पर हम स्टोर कर देंगे, तो वो सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। कहाँ पे स्टोर करेंगे, जनरली जो कोल की माइंस होती है वहां पे डाल देते हैं। पेड़ नेचुरल तरीके से, जो नेचुरल बेसिस होते हैं, नेचर कैसे कार्बन को स्टोर करती है, आपको पता है, जब जितनी ग्रीनरी होगी उतना कार्बन का स्टोरेज होगा। और सबसे ज़्यादा कार्बन स्टोरेज कहाँ पे है, आपको मैंने बताया था मैनग्रोव्स के रेफरेंस में, कि अगर मैनग्रोव्स कटेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन एमिशन होगा। तो मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दिया कोल गैसिफिकेशन, फिर मैंने आपको कार्बन कैप्चर और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बता दिया। इससे कनेक्टेड काफ़ी PYQs आए हुए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कार्बन कैप्चर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बार PYQs आ चुके हैं। तो ये जो पूरा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है क्या, जो आपकी हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलने जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना कुछ की स्टैटिक टर्म्स। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है, जिसमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा बेसिकली। और इसमें पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन क्या होता है, ये वाटर को स्प्लिट करने का एक डिवाइस होता है, जिससे रिन्यूएबल पावर को जनरेट किया जा सके। अगेन एक मशीन बेसिकली है, समझ लो, यहाँ पे पानी को ब्रेक किया जाएगा, ब्रेक करके क्या होगा, हाइड्रोजन को स्टोर कर लेंगे, और उस हाइड्रोजन को फ्यूल सेल एक होगी। और फ्यूल सेल क्या होती है, फ्यूल सेल एक डिवाइस होती है बेसिकली, जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली। तो जब इस फ्यूल सेल में हमने जो हाइड्रोजन बनाया हुआ है PEM से, जिसे हम लोग पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन कहते हैं, फ्यूल सेल में डालने के तुरंत बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा उठा करके। और जब कन्वर्ट करेगा तो उससे एमिशन क्या होगा, केवल वाटर और हीट जनरेट होगा, और जो हार्मलेस गैसेज होती हैं वो निकलेंगी। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्यूल सेल टेक में डिफरेंट टेक का यूज़ होता है, जैसे हाइड्रोजन टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने की बात की जाती है। फिर माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइट सेल भी एक यूज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो PEM की बात की, यहाँ पे पानी को डाल के हाइड्रोजन अलग किया जा रहा है, लेकिन माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइट सेल्स में क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, हाइड्रोजन जनरेटिंग माइक्रोब्स जो होते हैं, उनको जनरली ऑर्गेनिक वेस्ट से निकाला जाता है, फिर उनमें जो हाइड्रोजन होती है उसको अलग किया जाता है, फिर उसी हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में डाल के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोबियल फ्यूल टेक भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी से कनेक्टेड अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपको पता है अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइजर होगा, ठीक है, उसके में क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को अलग अलग किया जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन निकलेगी, इस हाइड्रोजन का हम लोग यूज करेंगे किस में, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये अभी 4 से 5 दिन पहले का एक आर्टिकल आया हुआ था अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल के ऊपर। इसके काफी चांसेस हैं क्वेश्चन, मतलब PYQ में इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं। अमोनिया पावर्ड नहीं पूछा गया, ये रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है, तो इसको आगे इन फ्यूचर पूछ सकते हैं, देयर आर हाई चांसेस। बेनिफिट्स क्या है, ईजी इसको स्टोर कर सकते हैं, जीरो कार्बन एमिशन इससे भी होता है, इसकी हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, पावर इससे काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है। इसको करंटली जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है, अमोनिया कहाँ पे है, फर्टिलाइजर्स में, इंडस्ट्रीज में, पोर्ट में यूज़ होती है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल होगी, तो अमोनिया को हम लोग डायरेक्टली उससे हाइड्रोजन निकाल के उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब डायरेक्टली सिर्फ अमोनिया होगा, फ्यूल सेल में डालो, फ्यूल एक डिवाइस में डालो, वहाँ से वो हाइड्रोजन अलग लेकर के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं UPSC 2015 में जो क्वेश्चन आया विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल। अब आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, फ्यूल सेल का मतलब क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसमें हाइड्रोजन डाला जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोलेगा, इट इज प्योर हाइड्रोजन इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स heat and water as byproduct. Absolutely right. Fuel cell can be used for powering building and not for small devices like laptop. Is it so? आप
कभी भी आपसे कोई स्टेटमेंट पूछा जाता है तो अपने आप से सवाल पूछो, इज इट रियली सो? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है केवल आपका बड़ी बड़ी बिल्डिंग पावर हो पाएंगी, लैपटॉप नहीं पावर कर पाओगे? लेकिन भैया ऐसा क्यों होगा, है कि नहीं? थर्ड क्या होता है, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आपको ध्यान रखना होगा ये डायरेक्ट करंट के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। आप थोड़ा सा अगर समझ करो, ये एक पावर लाइन जा रही है, ठीक है, तार जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जनरली वो अगर ऐसे राइट लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल किया तो ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की ट्रैवलिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करे, उसे हम लोग डायरेक्ट करंट जनरली कहते हैं, ठीक है। तो केवल 1 इसमें सही है। 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल? ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। इतनी देर से मैं वही तो बता रहा हूं आपको कि भैया फ्यूल सेल में हाइड्रोजन डाला जाएगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, बाई प्रोडक्ट क्या होगा? केवल वाटर वेपर ही तो होगा भाई साहब, सिंपल है कि नहीं? अभी 1 साल पहले का क्वेश्चन है। 23 में क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या है? हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ऐसे करना जिससे कार्बन एमिशन ना हो, तभी तो ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडिया में चलने जा रही है जिंद से आपका सोनीपत के बीच में, तो क्या उसमें अब क्या वो रिलेवेंट नहीं हो जाता आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए? बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेटमेंट पूछा गया, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। क्या ग्रीन हाइड्रोजन को डायरेक्टली आप इंटरनल कंबशन के लिए यूज कर सकते हो? वही चीज तो कही मैंने आपसे, भैया डायरेक्टली तो फ्यूल सेल में डाल रहे हैं ना, उसको डिवाइस में डाल रहे हैं हाइड्रोजन को, ये भी सही है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल एज अ हीट फॉर हीट और पावर जनरेशन, ये भी सही है। इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन सेल टू रन व्हीकल्स, ये भी सही है। तो इसमें सारे के सारे सही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी कोई नया टेक है तो उसकी पॉसिबिलिटी, ध्यान रखिए, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मल्टी डायमेंशनल मल्टी फेसेटेड उसका यूज़ हो सकता है, समझ रहे? अब 2011 देखिए 4 से 5 क्वेश्चन मैंने कहा था आपको सामने दिख रहे हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे की स्टैटिक टर्म ही हाईलाइट किया था पूरा, माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइट सेल, यहाँ उसी से कनेक्टेड है। 23 में क्वेश्चन है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। सोच के देखो, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ सॉरी दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन। मैं सोच रहा हूँ अभी कि ये तो अभी माइक्रोबियल फ्यूल सेल के ऊपर था, तो कैसे यहाँ पे वही स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये है माइक्रोबियल फ्यूल सेल के ऊपर। दे यूज लाइव ऑर्गेनिज्म एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस। अभी मैंने बताया जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है बेटा, उस वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है इन माइक्रोबियल बैक्टीरियाज के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, और फिर जो हाइड्रोजन होता है उसी हाइड्रोजन कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, सही है। दे यूज वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट। अब देखो यूपीएससी अक्सर क्या करता है, बहुत ही एकदम बोलते हैं ना, छोटी सी जो जगह होती है वहां पे गलती कर देता है। वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट, मैंने अभी कहा भैया ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो कि पहले ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक मतलब वो कभी ऑर्गेनिज्म से बनाया हुआ वेस्ट। आप जो आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है, मतलब ऑर्गेनिजम्स से बनाए गए वेस्ट, जैसे आप लोग देखते हो पेपर, वो सब क्या ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो कहा जाएगा। पॉलिथीन क्या है, केमिकल बेस्ड वेस्ट है, उसे इनऑर्गेनिक मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो आसानी से आप बोल सकते हो ये रॉन्ग है। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लेंस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हो 1 and 3 इज द राइट वन, ठीक है। चलो, अब मैंने आप देखो 1 2 3 4 5 4 अप्रोक्सीमेटली मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं इस पूरे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि भैया जो सेंट्रल एलोकेशन है, सेंट्रल फंड है एमजी नरेगा का, वो डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से जो रूरल वुमेन्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है भैया जो सेंट्रल एलोकेशन रिड्यूस हुआ है इसकी वजह से जो रूरल वुमेन में, जो रूरल एरियाज में वुमेन रह रही हैं उनकी इनकम पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। कहा जाता है कि जो वुमेन है वो 50% ऑफ द वर्क फोर्स हैं। टोटल जितनी वर्क फोर्स है उसमें 50% वुमेन है, जिसमें 56% जो है वो करंटली पर्सन्स डे में काम कर रही हैं। आप इस चीज़ को सोचो, कंट्रीब्यूशन 56% केवल वुमेन्स का है इसमें, करंट ईयर की बात की जाए। अब यहाँ पे एमजी नरेगा क्या है, एमजी नरेगा को इनिशियली स्टार्ट किया गया था कि भैया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा वुमेन को,
ठीक है। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का है 39B आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी के अंडर, वहां पे इस चीज की बात होती है। तो इनिशियली जो आपका एमजी नरेगा था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भैया जितना मेन को मिलता है उतना ही वुमेन को मिलेगा। लेकिन अब सोच के देखो कि अगर फंड में डिक्लाइन होगा तो रूरल एरियाज में जो वुमेन रह रही है उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट में पैसा नहीं मिलेगा। तो जो स्टैग्नेंट बजट है, बजट में जो रिडक्शन हुआ है, इससे फंड शॉर्टेज होगी, वर्कर की अवेलेबिलिटी कम होगी, मतलब जो आपका वर्क अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं सिचुएशन जब ये एमजी नरेगा स्कीम लाई गई थी 2006 में, उससे पहले जो सिचुएशन था, जो लेवल था वुमेन का, उसमें कहीं ना कहीं ढकेलने का काम करेगी ये। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ मेंस के लिए आप लाइंस यूज कर सकते हैं। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द वर्कफोर्स फॉर एमजी नरेगा प्रोजेक्ट। वही सेम चीज यहां पे भी लिखी हुई है, आप एक बार ध्यान से इसको पढ़िए, वही सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, we are back in pre-2006 situation since the work under the scheme is no longer available due to fund shortage। फंड शॉर्टेज होने की वजह से काम सही से अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो वुमेन को पैसा नहीं मिल पा रहा, पैसा नहीं मिल पा रहा तो वहां पे उनको सही से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी नहीं हो पा रहा। तो ये सारी लाइंस का से आप आइडिया ले सकते हैं कैसे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। कुछ स्टैटिक टर्म एमजी नरेगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यूज हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं एमजी नरेगा के बारे में, तो ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जिसमें 100 डे की एम्प्लॉयमेंट गारंटी गवर्नमेंट देती है। ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए जनरली बनाई गई थी स्कीम। ये एमजी नरेगा एक्ट 2005 के द्वारा इनैक्ट किया गया था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39D, पूरा 39 ही इस चीज के ऊपर डिस्कस करता है, बट पर्टिकुलरली जो डी है वो डिस्कस करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस बेस्ड ऑन जेंडर। यहीं पे आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। आप ओवरऑल अगर आपसे केवल पूछा है इक्वल पे फॉर इक्वल, तो आप 39 ब्रॉडर लेवल पे ही बोलोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब आर्टिकल में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो 2011 का क्वेश्चन देखिए। Among the following who are eligible for the benefits of MG Narega Act? Adult member only scheduled area, scheduled tribe, adult member of BPL, adult member of households of all backward communities, adult member of any household। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो MG नरेगा स्कीम है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं बनाई गई। इसमें कहा गया भैया 100 डे का हम एम्प्लॉयमेंट देंगे उन लोगों को जो कि अनस्किल्ड हैं और मैनुअल वर्क करते हैं, चाहे वो जनरल कास्ट से हो, ओबीसी कहीं के भी हों। तो ये एल्डर मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड पे बनाया गया। ठीक है, एडल्ट मेंबर इसलिए कहा गया ताकि बच्चे ना इंक्लूड हों इसके अंडर में, क्योंकि बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरी तरीके से मना करता है। बच्चों को आप लोग कहीं पे किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, हजार्डस फैक्ट्री। अगेन ये हजार्डस फैक्ट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैनुअल लेबर फोर्स की जनरली बात की, लेकिन एडल्ट लिखना जरूरी है यहाँ पे। CDS 2019 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमजी नरेगा? प्रोवाइडिंग अप टू 100 डे ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स इन फाइनेंशियल ईयर। पढ़ते ही आप बता दोगे भैया एमजी नरेगा अनस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए बनाया गया था। यहाँ पे क्या लिखा है? स्किल्ड लिखा गया, तो यही गलत है। बाकी सब तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट नहीं है कि ओनली 1 2 3 बात की, सिंपल एक ऑप्शन चूज करना है, तो होगा आपका फर्स्ट वन इज द रॉन्ग वन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, जो मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, जो बर्थ रेट होता है, होम बर्थ रेट जिसे हम लोग कहते हैं, होम बर्थ में क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने काफ़ी इंटरवेंशन किया है। अब आपको पहले मैं आसान सी भाषा में बताता हूँ ये होती क्या है, होम बर्थ का मतलब क्या होता है। होम बर्थ का मतलब ये होता है जब कभी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो क्या जनरली हॉस्पिटल जाके प्रेगनेंसी को डिलीवरी होती है, यही कॉन्सेप्ट आप जनरली सुने होंगे। होम बर्थ का मतलब है कि प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल ना जाए, हाउस में, घर में ही, होम जिसे कहते हैं, वहां पे वो डिलीवरी हो उनकी। तो जब डिलीवरी घर पे होगी तो आप खुद सोच के देखो, हॉस्पिटल केयर नहीं मिल पाएगी। जब हॉस्पिटल केयर नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा? देयर आर हाई चांसेस कि उससे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाए, है कि नहीं? अगर कोई वुमेन हॉस्पिटल ही नहीं जाएगी, घर में ही वो बर्थ देने की कोशिश करेगी, तो उससे क्या होगा? इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इससे मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ने के भी खतरे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, उसने काफ़ी इंटरवेंशन किया। उसने कहा भाई साहब ऐसा है, घर में आप बच्चों को जन्म मत दीजिए, आप लोग हॉस्पिटल आइए। तो जब इंटरवेंशन हुआ तो उससे पहले जो 253 था, अब वो केसेस घट करके अप्रोक्सीमेटली केवल बोलते हैं ना 4 केसेस ही देखे गए हैं जून के महीने में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जब वुमेन हॉस्पिटल आएंगी उनको स्पेशलाइज केयर मिल पाएगी। ये पता चल पाएगा उनको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे एनीमिया या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे पे दिक्कत हो सके। क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो आज के करंट सिचुएशन में अगर किसी वुमेन का ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन पहले हो रखा है,
और उसके बाद अगर वो फिर भी घर पे करते हैं तो अक्सर चांसेस ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम सीवियर होती है कि मैटरनल मोर्टेलिटी होने के खतरे बढ़ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो बड़ी जनरल सी बात लग रही है, मतलब वुमेन क्यों घर पे ही बर्थ देंगी? कोई ना कोई तो फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से होम बर्थ को इतना प्रमोशन मिल रहा होगा। तो यस, पहली चीज़ क्या है, जो नेचुरोपैथी और एक्यूपेंचर वाले ग्रुप्स जो होते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं, वुमेन्स जाके, इनका भी अपनी अवेयरनेस ग्रुप होता है, ये लोग कहते हैं भैया आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे, हम नेचुरोपैथी से, हम आयुर्वेद का सहारा लेकर के बच्चों को जन्म देने में मदद करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, फैक्टर्स हैं कि वुमेन इंक्लाइंड होती हैं घर पे ही बच्चों का जन्म देने के लिए। और साथ ही साथ जो मेडिकल इंटरवेंशन है उसमें भी जो वुमेन होती है उनको डर लगता है, उनको लगता है कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसा ना हो कि कभी, एक जनरल बेसिक डर तो सभी को होता है कि नहीं हॉस्पिटल्स में क्या कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये लोग जनरली एक फियर फोबिया क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वुमेन ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होती हैं चेकअप कराने के लिए। उन्हें लगता है कि नहीं वी कैन हैंडल, हम बस खाना खाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, बस हम अच्छे से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब एक्शंस क्या हैं, लीगल केसेस फाइल किए गए कि कभी भी अगर कोई ग्रुप ये प्रमोट करेगा उसके ऊपर लीगल केस फाइल होंगे। अवेयरनेस कैंपेन चला गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया गया, मीडिया कवरेज बहुत अच्छे से किया गया, समझ रहे? तो ये सारे एक्शंस, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे एक चीज़ हमेशा कॉमन होगी कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवेयरनेस कैंपेन में होगा, कम्युनिटी कोऑपरेशन में होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, कौन कौन सी लाइंस आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। एक बार आप पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आप इससे आइडिया लेकर के अच्छे से अपनी मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यूपीएससी 23 में क्वेश्चन आया जननी सुरक्षा योजना के ऊपर। अब मैंने आपको बताया कि मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है। अगर वुमेन घर पे ही जन्म देंगी तो चांसेस ये हो सकते हैं कि अगर उनको मेडिकल इंटरवेंशन नहीं मिला, सही टाइम पे सही मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, तो देयर आर चांसेस कि मोर्टेलिटी हो जाए या मौत हो जाए। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम लॉन्च की थी, इसमें जननी सुरक्षा योजना एक स्कीम थी। फिर यहीं पे एक फर्टिलिटी रेट की बात होती है। फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है, जैसे लैंड में आप लोग सुनते हो कि लैंड बड़ी फर्टाइल है कि नहीं, उसी तरीके से वुमेन में फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक वुमेन अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने बच्चों का जन्म दे सकती है, वो फर्टिलिटी रेट के अंडर में आता है। यहीं पे एक रिप्लेसमेंट रेट भी आता है। व्हाट इज रिप्लेसमेंट रेट? रिप्लेसमेंट रेट मतलब होता है जब माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं, या और आसान भाषा में बोलूं, जब माँ बाप की मृत्यु होती है, या एक मेल फीमेल बोला जाए, शादीशुदा मेल फीमेल की जब मृत्यु होती है, तो जब ये जाते हैं तो दो पॉपुलेशन तो कम हो गई, दो लोगों की कमी हो गई। तो जाने के बाद ये लोग कितने लोग यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कितने बच्चों को जन्म दे के यहाँ पे जा रहे हैं, वही होता है रिप्लेसमेंट रेट। जनरली कहा जाता है कि अगर दो लोग की मौत हो रही है तो एटलीस्ट दो लोग उनके रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे रहें। ठीक है, मतलब एक लड़का जो, मतलब वो अगेन कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, बट पॉइंट है पॉपुलेशन रिप्लेस हो रही है, मतलब जितनी पॉपुलेशन जा रही है क्या उतनी ही पॉपुलेशन रिप्लेस हो पा रही है, नहीं हो पा रही। तो 2.1% जनरली ये रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है कि अगर एक मेल फीमेल बूढ़े होके जा रहे हैं तो यहाँ धरती पे उनका रिप्लेसमेंट कितने लोगों से हो रहा है। अगर 4 है दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर 1 है दैट मीन्स पॉपुलेशन अब डिक्लाइन होगी। ठीक है, चलो अब जनानी सुरक्षा योजना का मतलब क्या है, ये आप जनानी मतलब जो मदरहुड इंटरवेंशन है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इट इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन बाय स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर, ये भी सही है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये भी बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज। तो ये ध्यान रखिए कि ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनानी सुरक्षा योजना में वर्ड है जनानी, मतलब केवल जो वुमेन होती हैं बर्थ देते समय उनकी मौत ना हो, उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसको रोकने के लिए ही केवल है। इसमें बच्चों के लिए अलग स्कीम गवर्नमेंट बना रखी है। तो आप आसानी से बोल सकते हो ओनली 3 इज द राइट वन। अब यहाँ पे एक और वर्ड हाईलाइट हुआ है, एक आर्टिकल आया था अमीबिक फीवर क्लेम अनदर लाइफ इन केरला। अब यहाँ पे अमीबिक फीवर क्या है, ये वही है ब्रेन ईटिंग अमीबा जो केरला में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे उस ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम क्या है, नाइग्लेरिया फाउलेरी। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं नाइग्लेरिया फाउलेरी कैसे इम्पैक्ट करता है। तो कभी भी कहीं पानी, पॉन्ड या तालाब में पानी स्टोर होता है, रुका हुआ होता है, तो वहाँ पे अगर कोई नहाता है तो नाक से और कान से ये लोग एंटर हो जाते हैं अमीबा, और जाके ब्रेन के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे
एमीबिक मेनिनगो एंसेफेलाइटिस हो जाता है। मेनिनगो एंसेफेलाइटिस मतलब, मेनिनगो मतलब क्या होता है, मेनिनगिस एक लेयर होती है ब्रेन के अंदर जो आपके ब्रेन के अंदर के सारे टिश्यूज को सेफ गार्ड करती है, ठीक है, एक समझ लो वो एक लॉक है पूरी तरीके से। तो जो अमीबा होते हैं ये जा करके उसको बोलते हैं ना, उसको कट करने लग जाते हैं और डिस्ट्रॉय करने की वजह से यहाँ पे ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे मोर्टेलिटी बहुत हाई हो जाती है। सोल्यूशन क्या है, स्विमिंग ऐसे रुके हुए पानी में नहीं करना चाहिए। स्विमिंग पूल है तो वहाँ पे कंटिन्यूस क्लीनिंग होनी चाहिए, क्लोरिनेशन अच्छे से होना चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड है, अभी भी अगर इससे कनेक्टेड कोई वैक्सीन का डेवलपमेंट होगा तो वो ज़रूर आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के ऊपर, ठीक है। ये वैक्सीन क्या है, कैसे आपको पता होना चाहिए, ये आया किससे उसके ऊपर था, द वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिनगाइटिस एंड सेप्सिस। तो ये निमोनिया क्या होता है, निमोनिया एक बैक्टीरिया है जनरली, आपको पता है। तो यहाँ पे मेनिनगाइटिस, जो ब्रेन में कभी इन्फ्लेमेशन होता है, जो मेनिनगिस लेयर होती है ब्रेन में, अगर वहाँ कभी कोई बीमारी होती है उसे मेनिनगाइटिस कहते हैं। तो ये जो निमोनिया बैक्टीरिया था ये मेनिनगाइटिस भी करवाता था, ठीक है, मतलब वहाँ ब्रेन में इन्फ्लेमेशन। तो जो निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बनाई गई वो इफेक्टिव है इसके अगेंस्ट भी, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स आर दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। अब आपको पता है कि इसका जितने भी बैक्टीरियाज हैं इनको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो अगर वैक्सीन होगी तो क्या एंटीबायोटिक्स में रिडक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आप आसानी से बोल सकते हो, ये भी सही है। दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी वैक्सीन में ये चीज़ लिख के आए, कोई भी केमिकल से कनेक्टेड चीज़ें होंगी और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सो देयर आर हाई चांसेस कि वो गलत होगा, ठीक है। ये गलत है तो 1 and 2 ओनली इज द राइट वन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है कच्चा थीवू आइलैंड रो के ऊपर। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, बट आपको बेसिक फॉर्म में मैं बताऊं अगर ये है क्या। आपको रिसेंटली का आर्टिकल में समझाया था, जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे अनुरा कुमारा, उन्होंने विजिट किया था कच्चा थीवू आइलैंड पे, ठीक है। अब कच्चा थीवू के रेफरेंस में देखा जाए तो ये है आपका कच्चा थीवू, ये आप देख रहे हो, ये है क्या है, ये कच्चा थीवू एरिया है। अब 1974 में एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के द्वारा इंडिया ने कच्चा थीवू को श्रीलंका को दे दिया था और जो वेज बैंक था नियर कन्याकुमारी वो इंडिया को मिल गया था। मतलब ये एक्सचेंज, बायलैटरल एंगेजमेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन करंट सिचुएशन ये, जो पॉलिटिशियंस हैं तमिलनाडु के, ये लोग कह रहे हैं भैया हमें कच्चा थीवू दोबारा आप करवाओ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो फिशरमैन होते हैं तमिलनाडु के, वो लोग एंटर करते हैं कच्चा थीवू के पास। एंटर करने से क्या होता है कि वो लोग यूज़ करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का, जैसे बॉटम ट्रॉलिंग। इसमें क्या होता है, फिशिंग नेट्स होते हैं। फिशिंग नेट्स जब सी बेड, जो एकदम सी का सरफेस एरिया होता है, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो मैरीन रिसोर्सेज होते हैं उसमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। श्रीलंका कहना है कि जो फिशरमैन है, पहली बात तो यहाँ पे जो मैरीन रिसोर्सेज हैं उसको काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कच्चा थीवू आइलैंड है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे श्रीलंकन्स या जो इंडियन तमिलियंस हैं वो नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे एक चर्च है जिसका नाम सेंट एंथनी चर्च है, वहाँ पे फेस्टिवल होता है तो बोथ इंडियन एंड श्रीलंकन फिशरमैन वर्शिप करने जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक्सेस, पिलग्रमेज एक्सेस इंडिया के पास भी है, ठीक है। लेकिन अब जनरली क्या होता है, फिशरमैन जब कच्चा थीवू तक पहुंचते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल वाटर में भी चले जाते हैं, जिसके वजह से उनको कैप्चर कर लिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है। और इससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में बनाई गई है, जैसे क्रॉस होती है तो श्रीलंकन नेवी अरेस्ट कर लेती है, बेसिक तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सपर्ट का क्या कहना है इस पूरे इशू पे। एक्सपर्ट का कहना है भैया अगर हम कच्चा थीवू को रिट्रीव करने पे जाएंगे, अगर हम बोलेंगे भैया हमें वापस चाहिए, तो पहली बात तो हमारा जो एक फ्रेंडली रिलेशन है श्रीलंका के साथ वो बहुत सीवियरली इम्पैक्ट हो जाएगा। आज का जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरे ग्लोब में, चाइना तो सिर्फ एक नज़र पे बैठा हुआ है कि बस एक मौका मिले उसको। किस तरीके, अगर श्रीलंका में इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, चाइना ऊपर से खड़ा होकर बोलेगा आइए भैया हम सोल्यूशन देते हैं आपको। तो अगर श्रीलंका चाइना के फेवर में चला गया, देयर आर हाई चांसेस, किसको पता कि भैया चाइना अपना मिलिट्री पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दे, यहाँ पे चाइना का एक प्रॉपर सेटअप यहाँ पे बन जाए। नो वन नोज दिस थिंग। तो इस वजह से इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है, ठीक है, डोमेस्टिक सिचुएशन है, वो फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि भैया यहाँ पे ये
पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो डिमांड है कि कच्चा थीवू दोबारा लिया जाए, ये अनरियलिस्टिक है। सोल्यूशन यहाँ पे ये नहीं होगा कि भैया कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वापस ले लो, सोल्यूशन निकलेगा बायलैटरल कोऑपरेशन पे। बस इतना ही है इस आर्टिकल में, बहुत डीप में इसको जाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लाइन मेंस आंसर के लिए आप लोग रख सकते हो, वो ये सारी लाइन्स हैं, आप एक बार पढ़िए, आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। कुछ की स्टैटिक टर्म्स जैसे कच्चा थीवू है वो कहाँ पे, ये रहा कच्चा थीवू एरिया यहाँ पे है। पार्क स्ट्रेट कहाँ पे है, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये छोटा सा जो कॉरिडोर है इसको हम लोग पार्क स्ट्रेट कहते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, वो भी यहीं पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन क्या है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच एक इंटरनेशनल वाटर्स बनाए गए हैं, उसे हम लोग जनरली कहते हैं। 1976-74 का जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी मैंने आपको समझा दिया है, जहाँ पे टेरिटरी एक्सचेंज हुई थी। जैसे ये वेस्ट बैंक है, ये इंडिया को मिला था, और ये जो कच्चा थी वो ये हमने श्रीलंका को दे दिया था, वही सेम चीज़ है। बॉटम ट्रॉलिंग क्या है, बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब भी बता दिया मैंने आपको कि जब फिशिंग नेट्स जो होते हैं वो जाके जो सी बेड पे वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने लग जाएं तो इसको बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं। सेंट एंथनी कैथोलिक चर्च कहाँ पे है, वो लोग आप कच्चा थी वो मिलेगी। यहाँ पिलग्रिमेज एक्सिस इंडिया के पास भी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आप देखिए जाफना का एरिया, ठीक है, थोड़ा सा जाफना है। अब ये श्रीलंका के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लो। ये पार्क स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा सेपरेट होता है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल जयवर्धनापुरे है, मतलब यहाँ से लॉज बनते हैं। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, क्योंकि एक जहाँ सब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एकदम भीड़ लग जाएगी, तो उन्होंने कहा हम अलग अलग कैपिटल बनाएंगे अलग अलग वर्क के लिए। पॉपुलेशन 22 मिलियन अप्रॉक्स। एथनिक ग्रुप सिन्हलीस, तमिल, ये सब आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेजेस कौन सी हैं ये एक बार पढ़ लो। रिलीजन में बुद्धिज्म, हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म मेजॉरिटी में है। ऑल क्रेडिट गोज टू अशोका एंशिएंट समय से, ठीक है। इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर, हम भी अच्छा खासा ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेड कंसिस्टेंटली होता रहता है, कभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है, ट्रेड कम हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे एकदम कंसिस्टेंट नहीं है ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे केवल दो कनेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो जाफना एरिया है ये मेनलैंड कहा जाएगा और ये जाफना श्रीलंका से अलग है। तो जाफना और श्रीलंका को जोड़ने के लिए जो एरिया है उसको हम कहते हैं पास। एक एलिफेंट पास है, एक सेंगुपेट्टी पास है। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो एक सेकेंड, अच्छा वो चीज़ नहीं डाली, मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। तो अब है क्या है, अगर थोड़ा सा आप यहाँ देख पाओगे तो ये जाफना एरिया अगर हल्का सा जूम करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये डिवाइड हो रखा है। तो यहाँ पे एलिफेंट पास बना रखा है। एलिफेंट पास क्या करता है, जाफना पेनिनसुला को श्रीलंका से कनेक्ट करने का काम करता है। फिर पहले जब सिविल वॉर हुई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोक पॉइंट बन गया था, यहाँ पे बहुत ब्लॉकेज हो गया था। श्रीलंका ने एक और पास बनाया सेंगुपेट्टी पास, वो भी जाफना लेगून से कनेक्ट करता है श्रीलंका को, ठीक है। दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यही दो जाफना आइलैंड कनेक्ट हो रहा है श्रीलंका से इन्हीं दो रास्तों से। क्यों, क्योंकि 2020 में नहीं, 2020 का नहीं है, 2010 का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एलिफेंट पास समटाइम्स सीन इन न्यूज इन मेंशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि श्रीलंका इज द राइट वन। 2020 का सवाल है, द वैल्यू ऑफ श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड। अब आपको मैंने अभी बताया कि कंसिस्टेंटली नहीं चला है, कभी श्रीलंका में सिचुएशन खराब है कहीं इधर, तो कंसिस्टेंटली नहीं है, तो गलत है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही है। इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ एशिया इन साउथ एशिया, ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, ठीक है। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है कि साउथ एशिया में नेपाल के पास ऐसा है क्या कि वहाँ से इतना ज़्यादा हम लोग लार्जेस्ट ट्रेडिंग करेंगे, तो ये गलत है। आप आसानी से बोल सकते हो क्या सही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ये रॉडेंट के ऊपर, ठीक है। अब रॉडेंट के बारे में थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया मैं प्रोवाइड कर दूं तो होता क्या है, जैसे चूहे आपने देखे होंगे, ठीक है। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 400 स्पीशीज डिफरेंट टाइप्स की हैं, लेकिन होता क्या है इसमें आपको जो पता होना चाहिए, आप देखोगे कि थंब होता है, ठीक है, थंब नेल लिख देता हूं मैं और क्लॉस लिख देता हूं। तो जनरली ये एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि जिन रॉडेंट के पास क्लॉज हैं, ठीक है, क्लॉज हैं, वो क्या करते हैं, क्लॉज से वो जमीन में गड्ढा करते हैं, गड्ढा करके उस क्लॉज का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो उनका इवोल्यूशन इसलिए होगा कि अब क्लॉज का सहारा लेंगे, तो लोग खाएंगे कैसे, वो लोग डायरेक्टली माउथ से खाते हैं, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और जिनके पास थंबनेल है वो लोग हाथ से खाते हैं। ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी हैबिटेट के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली, तो थंबनेल का यूज़, अगर किसी भी रॉडेंट के पास थंबनेल है तो थंबनेल का मतलब ये है कि भैया वो लोग किसका यूज़ करेंगे, हाथ से खाएंगे,
ठीक है। और जिसके पास क्लॉज है वो उसका यूज़ करेंगे किस लिए, खुदाई करने के लिए, ज़मीन में गड्ढे करने के लिए, और फिर खाएंगे डायरेक्टली किससे, माउथ से। आप थोड़ा ध्यान देना, जिन जिन जानवरों के पास क्लॉज है वो लोग खा किससे रहे हैं, डायरेक्टली माउथ से खा रहे हैं, और जिनके पास क्या है, थंबनेल है, वो लोग किससे खा रहे हैं, वो लोग हाथ से खा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक पता हो, क्योंकि इसी तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉडेंट होते हैं उनका इवोल्यूशन ही डिपेंड किया है कि वो लोग खा कैसे रहे हैं। अगर वो लोग हाथ से खाएंगे थंबनेल का डेवलपमेंट होगा, और अगर वो मुंह से खाएंगे धीरे धीरे वो उनका थंबनेल कन्वर्ट हो जाएंगे क्लॉज में। ठीक है, अब इसी से कनेक्टेड आपको एप्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एप्स एक प्राइमेट की स्पीशीज होती हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया है, लेसर एप और ग्रेटर एप्स। लेसर एप में गिब्बन्स आते हैं, ग्रेटर एप्स में ओरांगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो, ह्यूमन, ये सब ग्रेट एप्स में आते हैं। ठीक है, इनके की फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि भाई साहब इनके टेल्स नहीं होती हैं। मंकी जो बंदर होते हैं उनके टेल्स होती है, लेकिन जो आपके एप्स होते हैं इनके टेल्स नहीं होती हैं। इनका बॉडी टू ब्रेन रेशियो बड़ा होता है, सोशल स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इंटेलिजेंस इनकी काफ़ी होती है। ठीक है, अब ये लोग जनरली फ्रूगीवोरस होते हैं, फ्रूट्स खाने वाले होते हैं, लीव्स, सीड्स, इंसेक्ट्स भी खाते हैं। इसमें से बहुत सारी स्पीशीज जो आपको बताई वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हैं। क्यों? क्योंकि हंटिंग हो रही है और हैबिटेट उनका लॉस हो रहा है। ठीक है, यूपीएससी 23 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ फूड। आपको ऑब्वियसली पता है, ओरांगुटान के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। 2008 में अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एप, गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरांगुटान। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीशीज जो है एप की उनके टेल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लंगूर जो है वो तो बंदर है, उसके तो टेल होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पूरा तरीका है समझने का। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।